गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा बीज एवं बीज का विकास। तो देखिएगा, हमने आपको पिछले अध्याय में भ्रूण का विकास अध्ययन करा दिया। अब आता है बीज का विकास। उससे पहले हम ये देखना चाहेंगे बीज क्या है, क्या होता है बीज। बीज ध्यान दीजिएगा, पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात आकारिक दृष्टि से निर्मित बीजांड को बीज कहते हैं। तो ध्यान देना, निषेचन के पश्चात जो आकारिक दृष्टि से बीज बनता है वो परिपक्व बीजांड का रूप होता है। तो इसमें परिभाषा लिखिए इसकी आप, बीज क्या है। बीज के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। निषेचन के पश्चात पुष्प और बीजांड से बीज बनने की अवधि में होने वाले परिवर्तनों को उल्लेख कीजिए या परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो बीज की डेफिनेशन देखिए आप, आवर्त बीजी या पुष्पीय पादपों में, तो देखिएगा आवर्त बीजी पादपों में निषेचन, ध्यान देना, निषेचन पश्चिम घटना है। तो आवर्त बीजी पादपों में निषेचन के पश्चात आकारिक दृष्टि से निर्मित परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। तो देखिएगा, बीज हमारी कृषि का मूल आधार है। तो आवर्त बीजी पादपों या पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात आकारिक की दृष्टि से निर्मित, मतलब आकारिक रूप से या संरचनात्मक रूप से निर्मित या बनने वाला परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। तो निषेचन के पश्चात बनता है। तो निषेचन पश्चात घटनाओं में आते ही जानना, हमने आपको बताया था शुरू में कि आवर्त बीजी पादपों में निषेचन से पूर्व निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपको युग्मनज, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन हमने आपको बता दिया। अब आता है चौथे नंबर पर बीज। तो बीज के बारे में, आवर्त बीजी पादपों में निषेचन के पश्चात आकारिक दृष्टि से निर्मित परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। अब डाले बीज का विकास है, बीज का परिवर्धन। बीज का परिवर्धन, बीज का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो देखिए, आवर्त बीजी पादप या पुष्पीय पादपों में, आवर्त बीजी पादपों या पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात, ध्यान देना, आवर्त बीजी पादपों में, हम ये भी कह सकते हैं आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन के बाद मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूण एवं भ्रूणपोष का विकास तो होता ही रहता है। भ्रूण एवं भ्रूणपोष का विकास तो होता ही रहता है, किंतु इसके साथ साथ एक, ध्यान देना, किंतु इसके साथ साथ एक संपूर्ण बीजांड
बीज में भी विकसित होता है। तो देखिएगा आवृत बीजी पादपों में द्विनिषेचन के दौरान, द्विनिषेचन के बाद या पश्चात, द्विनिषेचन के पश्चात मादा युग्मकोद्भिद मतलब भ्रूणकोश, मादा युग्मकोद्भिद मतलब भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक, भ्रूणकोश में क्या होता है? भ्रूणकोश में भ्रूण एवं भ्रूण का विकास तो होता ही रहता है। भ्रूण एवं भ्रूणकोश का विकास तो होता रहता है, किंतु इसके साथ साथ भ्रूणकोश के विकास के साथ साथ एक संपूर्ण बीजांड मतलब पूरा बीजांड, संपूर्ण बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है। बीज के रूप में विकसित होता है। और फरमाइएगा आवृत बीजी पुष्प पादपों में द्विनिषेचन के पश्चात या बाद मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद क्या क्रिया होती है? मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूणकोश भी कहते हैं। तो भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूण का विकास एवं भ्रूणकोश का विकास, तो होता रहता है, किंतु इसके साथ साथ एक संपूर्ण बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है। तो ये कैसे होता है इसके बारे में करेंगे आगे। देखो बीज के रूप में विकसित होता रहता है। इसमें देखिए आप अतः आगे देखिएगा अतः आवृत बीजी पादपों में लैंगिक का अंतिम उत्पाद बीज एवं फल होते हैं। क्या होते हैं? आवृत बीजी पादपों में लैंगिक के अंतिम उत्पाद बीज एवं फल होते हैं। तो लिखिए अतः आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन के अंतिम उत्पाद बीज एवं फल होते हैं। क्या होते हैं भाई? बीज एवं फल होते हैं। तो आगे देखिएगा निषेचन के बाद देखिएगा अगर निषेचन तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं बीज के विकास के दौरान?
तो देखिएगा डालेंगे निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात पुष्प और उसके बीजांड में, पुष्प और उसके बीजांड में होने वाले परिवर्तन, बीजांड में होने वाले परिवर्तन, ये आपका हेडिंग है कि किस प्रकार पुष्प और बीजांड में परिवर्तन होते हैं और बीजांड बीज में रूपांतरित हो जाता है या बीज में बदल जाता है। ध्यान देना, आप सारणी बनाएंगे, ये आ जाएगा निषेचन से पूर्व, निषेचन से पूर्व क्या घटनाएं होती हैं, मतलब कौन सी संरचना होती है, इसमें पूर्व संरचनाएं और इसमें आ जाएगा निषेचन पश्च संरचनाएं। निषेचन के पश्चात परिवर्तन, ये इस टेबल बन जाएगी आप लोगों के सामने। या शेयर नंबर क्रम संख्या, हमें इनके परिवर्तन देखने हैं, जिसमें पूर्व उसमें कौन सा भाग था, जिसमें पश्चात किसमें रूपांतरित हो जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले पुष्प के बारे में देखें, पुष्प में क्या होता है, बाह्यदलपुंज, पोमंग और वर्ती काग्र। देखिएगा बाह्य दलपुंज, ध्यान देना, बाह्य दलपुंज या बाह्य दल भी कह सकते हैं, पोमंग और वर्ती काग्र, वर्ती काग्र, ये क्या होते हैं, इनका सूख कर नष्ट हो जाते हैं, क्या जाते हैं, सूख कर नष्ट हो जाते हैं। भाई अगर कोई महत्व नहीं है, ऐसा हो जाएगा, पूरी कर जाएगा, सूख कर नष्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा दूसरा, अब वर्ती काग्र के बाद में वर्ती का क्या था, अंडाशय। भाई वर्ती काग्र और वर्ती क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगे, निषेचन हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। अब क्या बचेगा, अंडाशय। आप जाइए अंडाशय, ओवरी, अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाएगा, फल में बदल जाता है। ये तो है परिपक्व अंडाशय फल में, अंडाशय फल में बदल जाता है, या परिवर्तित हो जाता है, फल में बदल जाता है, जो भी है फल के अंदर फलवृत्ति वगैरह होगा, अंडाशय फल में बदल जाता है। अब अंडाशय के बाद आपका आता है बीजांड। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड, ओव्यूल या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं इसको, बीजांड। ओवरी है ये, OVARY, ओवरी अंडाशय होता है, ओव्यूल, OVUL, ओव्यूल। ये बीजांड किसमें रहेगा, बीज में, ध्यान देना। तो देखो बीजांड बीज में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। और देखिए अब ध्यान देना, बीजांड के ऊपर क्या होते हैं, अध्यावरण। ध्यान देना क्या होते हैं, अध्यावरण। देखो इंटेगुमेंट, अध्यावरण, अध्यावरण। ये अध्यावरण दो होते हैं भाई, पहला होता है बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, और दूसरा है अंत अध्यावरण, अंत अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण हो जाता सूख करके कठोर हो जाता है, अलग अध्यावरण का बीज चोल बनाता है, क्या कहेंगे, बीज चोल। ध्यान देना
इसमें कहेंगे हम आपको ये बना टेस्टा और अंत्यतम क्या बनाएगा टैगमन, टेस्टा टैगमन। इन दोनों को क्या कहेंगे हम बीज चोल, ये भी कह सकते हैं दोनों को बीज चोल। भाई हमारा ऊपर क्या कराएगा टेस्टा, अंत वाला टैगमन, तो मतलब अध्ययन के अंदर बीज चोल या बीज कवच, बीज कवच जो बीज के ऊपर का आवरण तो होता है, बीज चोल बीज कवच या बीजावरण, ये भी क्या कह सकता है बीजावरण, बीजावरण, बीजावरण बनाता है। क्या बनाता है बीजावरण बनाता है। ये भी हो गए। अब आता है इसके बाद क्या है अध्ययन के बाद में बीजांडकाय। हमने आपको बताया था कि बीजांडकाय ध्यान देना भ्रूण के साथ साथ या तो अवशोषित कर लिया जाता है या कुछ पादपों में भ्रूण के ऊपर एक पतली परतों सतह के रूप में, भ्रूणकोश के ऊपर एक पतली परतों सतह के रूप में शेष रह जाता है। इस अपशिष्ट बीजांडकाय को क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको परिभ्रूण कोश। जैसे चुकंदर है, पान है, सुपारी, इसमें तो हम देखिएगा पांचवा है आपका बीजांडकाय, बीजांडकाय न्यूक्लियस। ये किसमें चेंज हो जाएगा ध्यान रखना, ये आपको चेंज हो जाएगा या तो नष्ट हो जाता है भ्रूण के द्वारा या भ्रूणकोश के द्वारा, भ्रूण के द्वारा या फिर परिभ्रूणकोश रूप में जाता है, ये परिभ्रूणकोश के रूप में शेष रह जाता है, परिभ्रूणकोश के रूप में शेष रह जाता है। या फिर पूर्णतः नष्ट हो जाएगा या भ्रूण के द्वारा पकड़ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा परिभ्रूणकोश के रूप में शेष रह जाता है। अब देखो अब आ जाइए हम भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। ध्यान देना मादा युग्मकोद्भिद हमने आपको बताया था कि मध्य में जो होती है क्या होती है द्वितीयक केंद्रक केंद्रीय कोशिका और बीजाणु द्वारा कहते हैं अंड कोशिका। तो पहले अंड कोशिका को लेंगे हम, अंड कोशिका, अंड कोशिका मतलब मादा युग्मक, मादा युग्मक। निषेचन के पश्चात क्या बनाते भ्रूण, ये क्या भ्रूण क्या बनाएगी निषेचन के पश्चात भ्रूण में बदल जाती है, भ्रूण में बदल जाती है, निषेचन के पश्चात भ्रूण में बदल जाती है। अब क्या आएगा द्वितीयक केंद्रक, ये केंद्र को कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। केंद्रीय कोशिका में क्या होता है दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो निषेचन से पूर्व क्या जाते हैं अर्धसंक्रमण स्थिति में आ जाते हैं, द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। द्विगुणित होता है द्वितीयक केंद्रक, इसमें चेंज हो जाएगा भ्रूणकोश, त्रिगुणित भ्रूणकोश बनाएगा, ये भ्रूणकोश बनाता है, भ्रूणकोश क्या बनाएगा भ्रूणकोश बनाता है, त्रिशल्यन के पश्चात भ्रूणकोश बनाता है। अब आता है आपको अब क्या रही इसके अंदर सहायक कोशिकाएं, बीजाणु द्वारा शरीर की ओर क्या होती है अंड कोशिका हो गई, भ्रूण में बदल गई, मध्य की कोशिका जिसमें द्वितीयक केंद्रक था क्या हो गया भ्रूणकोश। अब बची निभाग की ओर प्रथम की कोशिकाएं और नीचे बीजाणु द्वारा की ओर सहायक कोशिकाएं। तो इसमें देखिएगा 8 में आता है तो इनको ले लीजिए प्रथम की सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं इनको पोषण दे करके या नष्ट हो जाती हैं, तो क्या हो जाती है नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार मनी है आपके प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं मतलब सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं शुरू करके नष्ट हो जाती हैं या नष्ट हो जाती है, पोषण प्राप्त करके नष्ट हो जाती हैं। अब
पूरे बीजांड के बाद में क्या बचेगा? बीजांड द्वार। तो बीज द्वार में बदल जाता है। तो बीजांड द्वार किसमें चला जाएगा? बीज द्वार में। ऊपर लिख दूंगा इसको 10वां। तो हमारे याद रखने के हिसाब से 10 पॉइंट बन जाते हैं, जो कि अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर भ्रूकोश, बीजांड का है, अगर ये सब होते हैं। तो देखो 10वां है आपका बीजांड द्वार। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, ये किसमें चला जाएगा? बीज द्वार। बीज द्वार में बदल जाता है। ये आपके पुष्प और बीजांड में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन हैं। तो देखिएगा इसको एक बार देख लें कि हमने आपको पहले बताया था कि अंडाशय से पहले क्या थे? बाह्य दलपुंज, दलपुंज वगैरह सब क्या हो जाते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और वर्तिकाग्र सूख करके नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं सीधे अंडाशय में। अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। अब आता है बीजांड। अंडाशय के बाद क्या है? बीजांड, ध्यान देना। बीजांड के अंदर 2 अध्यारण, फिर बीजांड का है, फिर भ्रूकोश। तो देखिएगा बीजांड किसमें चेंज हो जाएगा? बीज में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, बीजांड काय का जो अब आता है अध्यारण, बीजांड काय का बाह्य अध्यारण सूखकर एवं कठोर होकर बाह्य कवच या बीजाणु बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं? टेस्टा। क्या बनाएगा वो? बीजांड का बाह्य अध्यारण सूख करके कठोर हो जाता है और बीज कवच या बीज चोर बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं? टेस्टा। टेस्टा कहते हैं। और इस प्रकार बीजांड का अंतःध्यान टैगमन बनाता है। क्या बनाएगा? टैगमन। तो देखिएगा इस प्रकार आगे देखो। इसी प्रकार बीजांड के दोनों अध्यारण बीज कवच और बीजाणु टैगमन टेस्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीज कवच और बीजाणु टैगमन टैगमन और टेस्टा बनाते हैं। अध्यारण ध्यान रखना ये बात। अध्यारण टेस्टा टैगमन बनाते हैं। इसके बाद में आता है आपको बीजांड काय। क्या आता है? बीजांड काय। अब देखिएगा बीजांड काय कुछ पौधों में भ्रूणपोष के पतन के साथ साथ बीजांड काय भ्रूणपोष के परिवर्तन के साथ साथ भ्रूणपोष के परिवर्तन के साथ साथ लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। किंतु कभी कभी परिपक्व बीज में बीजांड काय, किंतु कभी कभी परिपक्व बीज में बीजांड काय भ्रूणपोष के ऊपर एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, या भ्रूणपोष के ऊपर या चारों ओर एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है। मैंने लिखा दिया आपको पहले, जिसे क्या बोलते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं। तो बीजांड काय किसमें चला जाएगा? परिभ्रूणपोष में। या तो भ्रूणपोष के द्वारा फंसा ले जाएगा, भ्रूण के द्वारा, या फिर शेष रह जाएगा परिभ्रूणपोष के रूप में शेष रह जाता है। अब देखो हो गए कुछ पादपों में बीजांड के चारों ओर, बाकी सब चेंज हो जाएगा। इसमें आप पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको। तो देखिएगा हमने आपको बीजांड काय के बारे में बताया। इस बारे में अंडकोशिका भ्रूण रहती है, तक के अंदर भ्रूणकोश में सहायक कोशिकाएं और प्रतिबंध कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या भ्रूण को पोषण देकर के नष्ट हो जाती है। बीज बीजांड द्वार बीज द्वार में बदल जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको आप नोट करेंगे। देखिए ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो पूछे आते हैं एक नंबर में। तो देखिएगा पहला पॉइंट है कुछ पादपों के बीजांडों के चारों ओर, कुछ पादपों के बीजांडों के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे एरिल कहते हैं। लीची में खाने योग्य भाग एरिल कहलाता है।
तो आप लिख लीजिएगा कुछ पादपों के बीजांडों के चारों ओर, कुछ पादपों के बीजांडों, कुछ पादपों के बीजांडों के चारों ओर, बीजांडों के चारों ओर मतलब चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जिसे एरिल, जिसे एरिल क्या है, एरिल, एरिल, एरिल कहते हैं। अब देखिएगा लीची देखी होगी आपने, तो बीजांड बीज में बदल रहा है, तो बीज के ऊपर जो आवरण पाया जाएगा मांसल गुदेदार संरचना, ध्यान देना, लीची में खाने योग्य मांसल एवं गुदेदार संरचना एरिल कहलाती है। तो लीची में खाने का भाग क्या कहलाता है, एरिल, ध्यान देना। तो इसमें लिखें आप जैसे एरिल, जैसे लीची में, ऐसे देखो, जैसे लीची में, जैसे लीची में खाने योग्य, लीची में खाने योग्य मांसल एवं गुदेदार संरचना, मांसल एवं गुदेदार संरचना एरिल कहलाती है, एरिल कहलाती है, लाती है। ध्यान देना, प्रश्न आता है लीची में खाने योग्य मांसल एवं गुदेदार संरचना का नाम बताइए, एरिल। तो बस ये हो सकता है कि एरिल क्या है, एरिल क्या है, तो ध्यान देना, लीची में खाने योग्य मांसल एवं गुदेदार संरचना एरिल कहलाती है, जो कि बीजांड के चारों ओर पाई जाती है। आगे जबकि जायफल में यह जाता है, जायफल होता है ना, एक मिनट, जबकि क्या बीजांड, जबकि जायफल, जायफल होता है ना, जापती जायफल, जबकि जायफल में यह सूख जाता है, तो एरिल किसका रूपांतरण है, बीजांड का आएगा। ध्यान रखना ये भाई, कुछ में तो पत्ती प्रतिरूप का शेष तो रह जाता है, तो बीजांड में तो चारों ओर पाए जा रहे हैं, पोषक पदार्थ होता है। आगे देखो, कुछ पादप होते हैं जैसे यूफोरबिएसी कुल के पादप, यूफोरबिएसी कुल के पादप कौन कौन होते हैं, अरंड। आपने अरंड का बीज देखा होगा, द्विबीजपत्री होता है इसका बीज, तो जो अरंड का बीज है इसे हम क्या बोलते हैं, अनोडाइन, उसके ऊपर एक सफेद जैसी संरचना पाई जाती है, सफेद पलक जैसी संरचना पाई जाती है, ऊपर होता है बीज के ऊपर, जैसे देखो ये इस टाइप संरचना पाई जाएगी, अनोडाइन संरचना होती है अरंड, सफेद गुदा संरचना होती है ऐसी, इसे बोलते हैं कैरेंकल, क्या बोलेंगे उसको, कैरेंकल, कैरेंकल। तो देखिएगा इसमें लिखे आप कुछ वो यूफोरबिएसी कुल के पादपों को, देखो यूफोरबिएसी
बीएससी कुल के पादपों, U4 बीएससी कुल के पादपों जैसे अरंड, जैसे अरंड में बीजांड द्वार वाले छोर पर बीजांड द्वार वाले छोर पर मतलब सिरे पर, बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफेद रंग की संरचना कैसी होती है, सफेद रंग की होती है। देखना आप, छोर पर एक सफेद रंग की संरचना, एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे संरचना पाई जाती है जिसे कैरेंकल कहते हैं। तो यूफोरिएसी के पादपों जैसे अरंड में बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, कैरेंकल। और इसमें इसके बीजांड में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र रूप में रह जाता है, जैसे क्या होता है बीजांड द्वार। और देखेगा अधिकांश, अगला पॉइंट है अधिकांश एक भी पत्ती पादपों, अधिकांश एक बीज पत्री पादपों, एक बीज पत्री पादपों मोनोकॉट, एक बीज पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर, पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर, बीजांड द्वार वाले छोर पर एक प्लगनुमा, छोर पर एक प्लगनुमा संरचना, एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है जिसे अपरकुलम, क्या बोलेंगे, अपरकुलम, जिसे अपरकुलम क्या कहेंगे, अपरकुलम कहते हैं। तो देखिएगा अधिकांश एकबीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर या सिरे पर एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है, इसे अपरकुलम कहते हैं। आगे देखिएगा, तो देखिएगा जैसे जैसे बीज परिपक्व होता जाता है, ध्यान देना, बीजांड से बीज बनते समय जैसे जैसे बीज परिपक्व होता जाता है, आपको देखा फसल पकती है तो क्या हो जाता है, उसके पूरे पुष्प वगैरह सब सूख जाते हैं, अर्थात बीज परिपक्व होने का कार्य होता है। देखो जैसे जैसे बीज परिपक्व होता जाता है उसमें जल की मात्रा कम होती जाती है और बीज सूख जाता है, जिसके कारण उसकी उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाती है। क्या जाती है, जिसके कारण उसकी उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाती है और बीज निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं, इसे बीज की प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा जब कोई फसल है, चने की फसल है वगैरह है, गेहूं की फसल है, जो खुला छोड़ते हैं खलिहान से प्राप्त करने के बाद में ताकि वो सूख जाए, लेकिन बीज मरता नहीं है, निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, कुछ मात्रा जल की शेष रहती है उसके अंदर, ताकि मतलब उसकी उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है। तो प्रसुप्ति अवस्था, इसे क्या बोलते हैं, बीज प्रसुप्ति अवस्था। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो पानी अवशोषण करके बीज अंकुरित हो जाता है, इसे बोलते हैं बीजांकुरण। इसमें देखो जैसे जैसे बीज परिपक्व होता जाता है, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता जाता है
परिपक्व होता जाता है, उसमें जल की मात्रा कम हो जाती है, होता जाता है, तो उसमें जल की मात्रा कम होती जाती है, जिससे उसकी उपापचयी क्रियाएं, जिसके कारण उसकी उपापचयी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाएं धीमी होती जाती हैं या धीमी हो जाती हैं। उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या जाएंगी? धीमी हो जाती हैं। और बीज निष्क्रिय अवस्था में, और बीज निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं, और बीज निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं। इसे बीज की प्रसूति अवस्था कहते हैं। इसे बीज की प्रसूति अवस्था या बीज प्रसूता, बीज की प्रसूति अवस्था कहते हैं। बीज की प्रसूति अवस्था कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां जैसे जलवायु, नमूना, आर्द्रता की मात्रा अधिक होना, भूमि में जल की मात्रा अधिक होना, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो आती है जैसे पर्याप्त नमी, उच्च तापमान, जैसे पर्याप्त नमी, उचित तापमान, पर्याप्त नमी, उचित तापमान, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आदि होती है, आदि होती है, तो बीज अंकुरित हो जाता है। बीज अंकुरित हो जाता है, इसे बीजांकुरण कहते हैं। तो देखिएगा, आज हमने बीज का विकास के बारे में अध्ययन किया। आगे हम पढ़ेंगे फल का विकास, उसको हम कल बताएंगे आपको। अध्ययन करें,